हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा फिजिक्स की क्लास। अज आपां नैक्सट टॉपिक स्टार्ट किया है। नैक्सट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की होंगे किसी नंबर के जिहड़ियां फिगर्स की इंपोर्टेंस होंदी है ना, ठीक है, सर्टन फिगर्स ते एक लास्ट जिहड़ी अनसर्टन फिगर होंदी है उन्होंने मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स बनदियां ने, ठीक है। उन्होंने फाइंड आउट करने के रूल्स की ने उहदे बारे आपां गल करांगे। रूल्स टू फाइंड significant figures in a given number, ठीक है। सो फर्स्ट की देखो, all non-zero digits are significant figures। फॉर एग्जांपल की है जिवें 1578 है 4 significant figures, ठीक है। ये चारों गिने जाएंगे, नॉन जीरो डिजिट है ना। ऐसे देखो 53.143 हैज 5 significant figures, ठीक है। सो जिन्नियां भी नॉन जीरो डिजिट्स ने वो सारे गिने जाते हैं किसी भी नंबर के विच। ये नंबर 1578 या 1578 1578 है, ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, चारों की अपनी इंपोर्टेंस है, ठीक है। इस तरह सेकंड रूल देखो, all zeros occurring between non-zero digits are significant, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन जीरो डिजिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 401 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.002 ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨॉन जीरो है, सो नॉन जीरो डिजिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ तो ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈਜ਼ 4 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਨॉन जीरो डिजिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ, so all the zeros occurring between non-zero digits are significant, okay। So third rule is all zeros to the right of the last non-zero digits are not significant। जिवें देखो अब 4200 लिखा ना, 4200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ दो जीरो लास्ट ਤੇ है 4200 ਦੇ ਵਿੱਚ दो लास्ट वाले zeros ਇਹ काउंट नहीं होणगीਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ just 2 significant figures ਨੇ, ठीक है। इसी तरह 50,000 लिखा है, it has just 1 significant figure, ठीक है। सो इसका रीजन की देखो आप इनू इस तरह लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। 42 4200 नू आप सो आ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ने, आ नहीं गिनिया जाती, ठीक है। सो करके हम देखो 50,000 नू आप 5 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। सो आ सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। सो करके इहदे विच जस्ट देयर आर जस्ट 2 significant figures in this number and in this number there is just 1 significant figure, ओके। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ फोर्थ रूल ਜਿਹੜਾ ਹੈ, if there is a zero before the decimal point then all zeros to the right of a decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਨॉन जीरो डिजिट है लास्ट ਤੇ ਤਾਂ नॉन जीरो डिजिट ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਹੈਜ਼ 1 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਫਿਰ 3 8 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, क्योंकि आप 4 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 1 2 3 3 ਪਲੇਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10⁻³ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 1 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ। ਓਨਲੀ ਇੱਥੇ 3 8 ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 10 ਇੱਥੇ 3.8 ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਟੂ 10⁻⁴ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 3 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਗੇ, ठीक है। सो इन्हों साइंटिफिक वे लिखने का तरीका, ठीक है। सो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। वो भी देखो लास्ट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर च, फिफ्थ रूल जो, सो व्हेन देयर इज अ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देन ऑल द जीरोस आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब की है हुण देखो जिवें आ नॉन जीरो डिजिट है डेसिमल पॉइंट तो बाद 2 तो बाद जिन्नियां भी जीरोस होणगीਆਂ लास्ट तक वो सारिया सिग्निफिकेंट होंगे। जिवें इत्थे 1 2 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनका कारण ये होंगे क्योंकि ये एक्यूरेसी उन तक मापता है, ठीक है। इत्थे देखो 2.200 आ भी 2 सिग्निफिकेंट, आ भी 2 तो रूल के मुताबिक पिछलियां जीरोज भी सिग्निफिकेंट, इस करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, ठीक है। इत्थे देखो
3.4300 ਇੱਥੇ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ, 4 ਵੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ, 3 ਵੀ, ਤੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਸਟ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, तो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल तुम समझ गए होगे। और नेक्स्ट अगर राउंडिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट को राउंड ऑफ करने का तरीका की है, देखो ये रूल्स आप छोटी क्लासा भी देखे है, फिर समझ लो। 9.74 इज राउंडेड ऑफ टू, देखो जो आ डिजिट जो 7 है इस तो बाद वाला डिजिट 5 तो छोटा है तो ये बन जाएगा 9.7। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिए 1 डेसिमल प्लेस तक। उस तरह देखो 8.67 इन्हों राउंड ऑफ करांगे, आ 5 तो वड्डा है, ये 6 का 7 हो जाएगा। ठीक है, सो 8.7 बन जाएगा। और देखो आ रूल ध्यान नाल समझो, जो इत्थे 5 है लास्ट, इत्थे भी 5 है, इत्थे भी 5 है, इत्थे देखो ईवन नंबर है, इत्थे ओड नंबर है। जो ईवन नंबर है तो उदों तो राउंड ऑफ करके सेम डिजिट ही रहेगा, ये 8.6 ही रह जाएगा। जो ओड नंबर है उदों एक बच जाएगा। ठीक है, ये 8.8 हो जाएगा। सो इफ देयर इज 5 एट द लास्ट, 5 इज द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ। ठीक है, देन इफ द प्रोसीडिंग, इफ द डिजिट बिफोर इट is even, then it remains the same, and if the digit before it is odd number then it is increased by 1, so 8.8 बन जाएगा। ठीक है, सो ये राउंड ऑफ के तरीके हैं। ठीक है, और इनके नाल आप एक दो न्यूमेरिकल्स करांगे, तुहानू क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, आज देखो क्वेश्चन है add 100.321 and 82.1। तो आप इतने देखो एडिशन करके रखी है 100.321 82.1, 1 आ गया, 2 3 + 1 4 2 8 1 182.421 आंसर आया। पर देखो इतने आप दोनों फिगर्स देखनी है जी दी हुई है, इतने डेसीमल तो बाद एक डिजिट है, इतने डेसीमल तो बाद 3 डिजिट है। सो आप सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग जो रूल है वो है आंसर जोड़ा है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ने इस तो आंसर भी 3 हो सकती ने। ठीक है, सो इतने देखो की है, इतने डेसीमल पॉइंट जो है ना, डेसीमल पॉइंट को देखीदा आप सिग्निफिकेंट फिगर की देखनी है, डेसीमल पॉइंट देखीदा इतने 3 डिजिट्स ने, इतने 1 डिजिट है। सो जो आंसर आएगा ना उनके नंबर ऑफ डिजिट्स इनके अकॉर्डिंग होने चाहिए है कि जिन्ने घट्टो घट्ट डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन एक 3 है, सो आंसर च भी एक हो सकता है। ठीक है, सो जो 182.421 है ये आंसर च 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आएगा। सो एक ही बन जाएगा 182 अब 1 उड़ जाएगा क्योंकि 5 तो छोटा है, 2 भी उड़ जाएगा 5 तो छोटा है, तो ये 4 ही रहेगा। ठीक है, सो 182.4 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर अपना बन जाएगा। इस तरह देखो 46.8 एंड 51.37 इन्होंने आप ऐड करांगे तो 51.37 46.8 आप ऐड किए 7 3 8 11 आ गया, आ 8 बन गया, आ 9 बन गया। सो 98.17 आंसर आया। सो घट्टो घट देखो डेसिमल पॉइंट एक है इतने 46.8 से आंसर जी एक चाहिए। तो आ जो 7 है इनू खत्म करना है 7 क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग की है, राउंडिंग ऑफ करा ये वड्डा है 5 तो ये एक बच जाएगा, ये 2 हो जाएगा, करके की बढ़ेगा 98.17 becomes 98.2 आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो ये आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। सो डेसिमल पॉइंट तो बाद जो डिजिट है उन्होंने गिनना है, घट्टो घट डिजिट्स जिस फिगर च गया आंसर भी उन्हें डिजिट ही डेसिमल पॉइंट तो बाद आएंगे। ठीक है, और नैक्सट आप करांगे और जी नैक्सट देखो मल्टीप्लीकेशन दे विच अपने को एक्स की वैल्यू है 4.192, वाई की वैल्यू 2.02, इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो अपने को आ फिगर बन गई 8.46784। ठीक है, मल्टीप्लाई करने तो बाद अपने को आ गया। और देखो इतने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ने, डेसिमल तो बाद 3 डिजिट्स ने, डेसिमल तो बाद इतने 2 डिजिट्स ने।
ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਛੱਡਾਂਗੇ 8 ਦਾ 8 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, 8 ਛੱਡਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 8 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 8 ਛੱਡਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 7 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਬਾਈ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7500 7500 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 20.83 ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ 360.0576। ਸੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਆ, ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ 4 ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ 2 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ 7500 ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ 1 ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 360 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 2 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 360 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਓਕੇ, हाँ जी, एक बार फिर सारी गल समझ लो। जो एडिशनल या सबट्रैक्शन का क्वेश्चन है उदो डेसीमल तो बाद किन्ने डिजिट्स ने, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आंसर में आने चाहिए। जिवें इत्थे 1 है तो आंसर में भी इत्थे 1 आया, उवें इत्थे 1 सीगा ते आंसर च भी इत्थे आपां 1 करता। ठीक है, सो ये एडिशन ते सबट्रैक्शन च ये रूल लगता है। मल्टीप्लिकेशन ते डिवीजन च लीस्ट नंबर ऑफ सिग्नीफिकेंट फिगर्स वाला रूल लगता है। इत्थे सिग्नीफिकेंट फिगर्स 3 ने, सो आंसर च भी 3 आईयां। इत्थे सिग्नीफिकेंट फिगर्स घट्टो घट 2 ने, इत्थे 4 सीगियां, सो आंसर च भी 2 आईयां। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन ते डिवीजन दे विच लीस्ट नंबर सिग्नीफिकेंट फिगर्स दा रूल लगेगा ते एडिशन ते सबट्रैक्शन च लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस दा रूल लगेगा। ओके, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आप डिफाइन करना है डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डिफाइन करना। ठीक है, सो पहले डायमेंशंस देखो कि होंदा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ M ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ L ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ T ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ K ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਵੀ L ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ L ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ L ਇਨਟੂ L ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ L ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਡ डिस्टेंस ओवर टाइम ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो डिस्टेंस आप L नाल ते टाइम आप T नाल लिखते हैं तो इत्थे की बन जाएगा L1 ते T -1। ठीक है, LT -1 बन जाएगा। इस स्पीड को आप रिप्रेजेंट करांगे। सो ये तो हो गया डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हुण आप डायमेंशन फार्मूले बारे गल करांगे। ओके, अब देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲੈਂਥ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ L ਕਿਊਬ ਹੈ। ਸੋ L ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲੈਂਥ ਇਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਥ ਇਨ ਦਾ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ L ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ -1। ਠੀਕ ਹੈ, सो इत्थे लेंथ लिए 1 होएगा तो टाइम की डायमेंशन -1 होगी। ठीक है, सो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स up to which the fundamental physical quantities are raised to represent that physical quantity। ठीक है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर ਨੂੰ डायमेंशंस कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ਨੂੰ रिप्रेजेंट करने ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਹੁਣ डायमेंशन फार्मूला देखो कि ਹੁੰਦਾ है इस तरह की रिलेशन M
रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, टी रेज टू पावर सी, इन्हों डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, सो डायमेंशनल फार्मूला मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर पावर्स। ठीक है, सो ਉਹਦੇ ਚ एम एल ਤੇ टी ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ हैं। सो डायमेंशनल फार्मूला स्पीड ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ स्पीड ਆਪਾਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ LT - 1, ਸੋ ਇੱਥੇ m ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, m0 L1 T - 1। ठीक है, इस तरह डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम ਆਪਾਂ L क्यूब लिखा है, ਇੱਥੇ m0 लिख देना, L3 लिख देना ਤੇ T0 लिख देना। ठीक है, सो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया वॉल्यूम का। इस तरह डायमेंशनल इक्वेशन ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਲਈ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ V ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ V। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ m0 L3 T0। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਲਿਖਦੇ ਆ, ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ m0 L² T0। ठीक है, स्पीड ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ v ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ m0 L1 T - 1। ठीक है, सो ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੇਨਿਟੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, और देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की है, अकॉर्डिंग टू दिस द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। की मतलब है कि मान लो रिलेशन है, ठीक है, लैफ्ट साइड ते m दी पावर x है, l दी पावर y है, t दी पावर z है, राइट हैंड साइड ते m दी पावर a, l दी पावर b, t दी पावर c आ रही है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਦੈਨ x इक्वल टू a हो जाएगा, y इक्वल टू b हो जाएगी, ਤੇ z इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल होमोजेनिटी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ठीक है, हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस ਦੇ यूजेस ਕੀ ਨੇ? सो डायमेंशनल एनालिसिस हैज द फॉलोइंग यूजेस। पहला यूज ਕੀ देखो, ਇਹ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਇਨਟੂ ਅਦਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, कि खब्बा पासा सज्जा पासा उन्होंने जो डायमेंशनस बराबर ने, तो उनकी करैक्टनेस जी चैक करने लिए इन्हू यूज किया जाता है। थर्ड है टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, नवा फार्मूला ड्राइव करने लिए इन्हू यूज किया जाता है, ये भी आप करांगे। ठीक है, सो फर्स्ट आप पॉइंट जो कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट आप करने लगे हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और देखो न्यूटन की है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है SI सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ। सो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम। ठीक है, सो ਤੇ फोर्स कितने बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की होती है, देखो एक्सेलरेशन होती है जो स्पीड चेंज होती है टाइम के नाल। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स की हो जाएगा, देखो मास भी कैपिटल M यूज हो जाएगा, एक्सेलरेशन की है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होती है LT - 1 LT - 2 हो जाएगा, M1 L1 T - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का हो गया। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਡਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਈਨ ਹੈਗਾ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, हम देखो U1 है इत्थे सिस्टम न्यूटन, ते U2 हो गया डाइन। ठीक है, सो N1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन बन गया। ठीक है, सो N1 न्यूटन
इज इक्वल टू n2 9, ठीक है। ये बन जाएगा। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਈਨ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ n1, ਦੇਖੋ 1 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ n1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਤੇ n2 ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਇੰਟੂ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ m1, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। m1 ਪਾਵਰ 1, l1 ਪਾਵਰ 1 ਤੇ t1 ਪਾਵਰ -2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ n2 ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ m2 पावर 1, l2 पावर 1 ਤੇ t2 ਪਾਵਰ -2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਨਾ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ m1 ਹੈ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ m2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ l1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ l2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ t1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੇ t2 ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ m1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 kg, l1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮੀਟਰ, t1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਸੈਕਿੰਡ, m2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਗ੍ਰਾਮ, l2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਜੀਐਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। m1 l1 t1 ਪਾਵਰ -2 ਪਾਵਰ 1 ਦੀ 1 is equal to n2 m2 पावर 1 l2 पावर 1 t2 पावर -2, ठीक है। सो n2 की बन गया अपने को m1 ओवर m2, देखो दोनों पासे पावर सेम है, इतने पावर 1 लिख देंगे। l1 ओवर l2 हो जाएगा, दोनों पासे पावर 1 है ते इधर t1 ओवर t2 कर दिए ते पावर -2, ठीक है। आ देखो आ चीज़ आप बटे च लिया इधर t1 की पावर -2 है, t2 की पावर -2 है। सो ये इकट्ठा अपन लिख देंगे। हुण देखो क्योंकि ये किलोग्राम के विच है वो ग्राम के विच है ते इत्थे n2 की वैल्यू की बन जाएगी 1 kg ओवर 1 ग्राम पावर 1 मीटर ओवर 1 सेंटीमीटर पावर 1 सेकंड ओवर 1 सेकंड पावर -2, ठीक है। ये बन गया 1 kg। हम देखो ग्राम्स कितने होंगे ने 1000 हो गया, 1 इनू 1000 ग्राम लिखता ते इनू 1 ग्राम लिखता, ठीक है, पावर 1। इनू 100 सेंटीमीटर लिखता ते थले 1 सेंटीमीटर लिखता पावर 1। आ सेकंड सेम सीगा, ये 1 आ जाएगा, 1 रेस्ट पावर कुछ भी हो, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है।
हुण ये ग्राम ग्राम कटिया जाएगा, N2 की वैल्यू की आ जाएगी 1000 इत्थों आ गई, ठीक है, पावर 1 लिखने की लोड़ नहीं हो, इत्थों 100 आ गई, पावर 1 आती भी, ठीक है ना, भावें 1 लिख लो, इत्थे 1 है, तो ये सारा की बन गया अपने को 1000 10⁵ बन गया। सो N2 10⁵ बन गया, इसका मतलब आप कहांगे सो N2 10⁵ बन गया, इसका मतलब आप कहांगे 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन, ठीक है, तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर 1 न्यूटन हो गया। ओके, हम फर्दर आप एक और क्वेश्चन इतने करते हैं। हम देखो क्वेश्चन आया, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जूल एनर्जी का यूनिट है एसआई सिस्टम के, अर्ग एनर्जी का यूनिट है सीजीएस सिस्टम के, ठीक है। सो 10 जूल ਨੂੰ ਆਪਾਂ अर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके, ठीक है। सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, देखो जूल is the unit of energy in SI system, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला की हो जाएगा, तो देखो एनर्जी की होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्टेंस ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिए ये वर्क या एनर्जी बन जाता है, ठीक है। सो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ml(t-2) m1l1t-2, ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिस्टेंस मल्टीप्लाई करता, डिस्टेंस मतलब लेंथ मल्टीप्लाई कर दी तो L2 हो जाएगा इत्थे, ठीक है। सो ਆਪਾਂ डायमेंशनल फार्मूला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ फोर्स ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਤੇ इनटू L1 ਤੇ m1 L2 t-2 बन जाएगा। सो डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी की बन जाएगा m1 L2 t-2, ठीक है, ये बन गया। हम देखो वही यूज करांगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। सो पहला यूनिट जो आप n1 बराबर 10 है तो n2 आप पता करना है, ठीक है ना, क्योंकि 10 अर्ग्स जूल ਨੂੰ अर्ग्स ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आप इत्थे लिखांगे, देखो हुण फस्ट यूनिट ਲਈ ਆਪਾਂ m1 m2 m3 यूज m1 l1 t1 यूज करांगे ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ m2 l2 t2 यूज करांगे। ओके, सो ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ n1 m1 पावर 1 l1 पावर 2 t1 पावर -2 इज इक्वल टू n2 m2 पावर 1 l2 पावर 2 t2 पावर -2, ठीक है। आ SI सिस्टम ਲਈ है, आ CGS सिस्टम ਲਈ है, ठीक है। n1 की वैल्यू 10 लगी है तो 10 इत्थे लिखता, ठीक है। हम देखो आप इत्थे भी लिख देंगे t1 पावर -2 इज इक्वल टू m2 पावर 1 l2 पावर 2 t2 पावर -2, ठीक है। हम n2 की वैल्यू की बन जाएगी 10, आ डिनोमिनेटर चला जाएगा इधर, ठीक है। तो अपने को m1 ओवर m2, देखो क्योंकि m1 m2 की पावर सेम ने, l1 l2 की पावर भी सेम ने, l1 ओवर l2 पावर जी 2 इतने बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह t1 t2 है, इसकी पावर -2 इतने आ जाएगी, ठीक है। हम देखो m1 जोड़ा है, ठीक है ना, SI सिस्टम जोड़ा है तो CGS सिस्टम है, तो आप इतने लिख देंगे SI तो CGS, m1 इज इक्वल टू 1 kg है तो इतने
m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम है, l1 इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो l2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो t2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। ठीक है, सो ये यूज़ करांगे आपां। ठीक है, इनू यूज़ करांगे आपां इत्थे। सो n2 की वैल्यू अपने कोल की बन गई 10, इत्थे आपां 1 kg भर दिए ओवर 1 ग्राम पावर 1, इत्थे 1 मीटर ओवर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इहदी पावर 2 हो गई, इत्थे 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है, तो ये देखो हम की बन गया n2 की वैल्यू 10, ये 1000 बन गया ग्राम ओवर 1 ग्राम पावर 1, ये 100 बन गया ओवर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पावर 2, तो आ 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड 1 हो जाएगा, पावर कुछ भी हो गए ये 1 ही बनेगा। ठीक है, सो ये बन गया 10 इंटू 1000, ग्राम ग्राम कैंसल हो जाएगा, पावर 1 है, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल हो जाएगा, पावर 100 पावर 2 है। ठीक है, सो ये बन गया 10 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, सो ये 1 2 3 4 5 6 7, जे देखो 1 जाउल क्या होता तो 10⁻7 सीगा, 10 फिगर नहीं आ रही सी हुण, क्योंकि 10 क्या है इस करके 10 मल्टीप्लाई करके 10⁻8 आ गया। ठीक है, सो आप इस तो बाद कह देंगे देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻8 अर्ग। ठीक है, सो आ अपना आंसर बन जाएगा 10 जूल। ठीक है, क्योंकि 10 जूल है, 10 जूल इक्वल 10⁻8, 1 10⁻7 आना सीगा। ठीक है, ओके।